बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे एट माइंड ऑफ साइंस विद मोहम्मद जमशेद। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बायोलॉजिकल मेथड है क्या बेसिकली द साइंटिफिक मेथड दैट इज यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड हम यूज करते हैं उसे हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? एनी क्वेश्चन और इंक्वायरी रिलेटेड टू लाइफ दैट कम्स इनटू बायोलॉजिस्ट माइंड और आस्क्ड बाय सम अदर कॉमन पर्सन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरी जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में आता है या उससे कोई ले पर्सन पूछता है, कॉमन पर्सन पूछता है, तो इसे हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आज पूरी दुनिया फेस करी है वो है कोरोना वायरस। कि व्हाट इज कोरोना वायरस, हाउ कोरोना वायरस स्प्रेड्स, हाउ कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड इन तमाम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाकायदा स्टेप्स होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो वो कहते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, एक सिस्टम के तहत चलने वाला इल्म है। एंड लाइक अदर साइंसेस बियोलॉजिकल साइंस आल्सो हैव द सेट ऑफ द मेथोडोलॉजी। के दूसरे साइंस की ब्रांचेस की तरह बायोलॉजिकल साइंस में भी एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी, एक स्पेसिफिक मेथड को अडॉप्ट करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। की जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिससे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, वह बेस्ड करता है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। कि बायोलॉजिकल मेथड के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कि सबसे पहले तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, कि बायोलॉजिकल मेथड यूज किया जाए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद है हमारे पास थ्योरी, और थ्योरी के बाद है बायोलॉजिकल लॉ। तो these are the 6 steps that are used to solve the biological problem। तो बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनी क्वेश्चन और इंक्वायरी रिलेटेड टू लाइफ दैट कम्स इनटू बायोलॉजिस्ट माइंड और आस्क्ड बाय सम अदर कॉमन पर्सन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। के लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, इंक्वायरी या प्रॉब्लम, उससे हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स, वही एग्जांपल्स हैं कि व्हाट इज कोरोना वायरस, कोरोना वायरस है क्या, हाउ कोरोना वायरस स्प्रेड, किस तरह फैलता है, एंड हाउ कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी को किस तरह डैमेज कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करने के लिए, उनको हम नाम देंगे बायोलॉजिकल मेथड का। तो दूसरा हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो मेथड है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस किया, तो उसको फेस करने के बाद आप उस चीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है, उसे जज करने की कोशिश करेंगे, इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो इस स्टेप को हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन का। और वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड ऑलवेज बिगिंस विद द चांस ऑब्जर्वेशन। कि बायोलॉजिकल मेथड हमेशा चांस ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। अब वो कहता है कि ऑब्जर्वेशंस किस तरह की जाती हैं, 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके की जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल एबिलिटी। कि उन 5 सेंसेस की फंक्शनल एबिलिटी के पर डिपेंड करके ऑब्जर्वेशन की जाती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं। अब कौन सी 5 सेंसेस हैं? सबसे पहले विजन, ठीक है, देख के भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेयरिंग, सुनकर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मेल, टेस्ट, मतलब कि स्मेल करके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट, टेस्ट करके भी कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास है टच, टच करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी। कौन कौन से? विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट एंड टच। तो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। और बायोलॉजिकल मेथड हमेशा स्टार्ट होता है विद चांस ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कि जो ऑब्जर्वेशन है क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। अब इसका क्या डिफरेंस है? वो कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव है, ठीक है, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं दैट यूज योर सेंसेस, कि हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बनाते हैं।
टू ऑब्जर्व द रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसा कि साइट, विजन हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, हियरिंग हो गया। तो 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके जो हम ऑब्जर्वेशन बनाएंगे उसे हम नाम देंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है? वो ऑब्जर्वेशन दैट इज मेड विद द इंस्ट्रूमेंट्स, के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके हम जो भी किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन बनाएंगे उससे हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। तो इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे तो क्वांटिटेटिव, 5 सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे तो क्वालिटेटिव। जैसे कि रूलर्स को इस्तेमाल करते हैं किसी चीज की मेजरमेंट के लिए, बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को किसी चीज का वेट करने के लिए, ठीक है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है वॉल्यूम मालूम करने के लिए, बीकर्स हो गए, थर्मोमीटर हो गए, दीज रिजल्ट्स और द मेयरेबल, क्योंकि इन चीजों के इस्तेमाल करके जो हम रिजल्ट हासिल करते हैं वो मेयरेबल होते हैं, कैलकुलेट उन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट हो गया। तो एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास क्या है, फ्लावर है, हमने इसे देखा तो हमें पता चला कि फ्लावर इज येलो इन कलर। अब येलो इन कलर किस तरह पता चला? क्योंकि हमने 5 सेंसेस में से एक विजन को इस्तेमाल किया, ठीक है। जब विजन को इस्तेमाल किया तो हमें पता चल गया कि इसका कलर क्या है, येलो है। तो हमने 5 सेंसेस में इस्तेमाल किया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमने बनाई ये कौन सी थी? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी। ये हमारे पास एक अलीफ है तो हमने क्या लिया, इसकी पिमाइश ली, इसकी मेजरमेंट ली, तो हमें पता चला कि 1 लीफ इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग है? 7 सेंटीमीटर। अब हमने एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैव एक्यूरेसी ओवर द क्वालिटेटिव। कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा यूजफुल होती हैं, उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव। एज इन द फॉर्मर, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है, मेयरेबल होती हैं और रिकॉर्डेड इन द टर्म ऑफ नंबर, और क्वांटिटी की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है, नंबर की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। इनके अंदर एक्यूरेसी क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ आ गई इस बात की? तो quantitative observations have accuracy over the qualitative as in the former variables are measurable and can be recorded in the term of number. Next हमारे पास है hypothesis। अब वो कहते हैं कि जो biologist होता है, ठीक है, जो biological method का इस्तेमाल कर रहा होता है biological problem solve करने के लिए, तो वो कहता है कि जो ऑब्जर्व करते हैं उन ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करने के बाद, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के बाद एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। अब जो हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होती, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो कहते हैं एन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा था, ऑर्गेनाइज द ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा फॉर्म के अंदर, डाटा फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, एंड गिव्स अ स्टेटमेंट देता है एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट, कि उसने जो ऑब्जर्व किया उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, उस बैकग्राउंड नॉलेज की बुनियाद पर, ठीक है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन को डाटा फॉर्म के अंदर लेकर आया और एक स्टेटमेंट उसने दी। उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। तो दिस स्टेटमेंट इज द हाइपोथेसिस व्हिच इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन की क्या थी? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि वो सही भी हो सकती है, गलत भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है वेज ऑफ डिवाइसिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो जो सबसे कॉमन वेज हैं वो 2 हैं। देयर आर 2 कॉमन वेज फॉर फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है और दूसरा हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग। के ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए, डिवाइस का मतलब बनाने के लिए, ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस को, तो जो कॉमन वेज हैं आमतौर पर बायोलॉजिस्ट या ऑब्जर्वर इस्तेमाल करते हैं वो 2 हैं, एक डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग। इसके अलावा और भी अदर वेज भी हैं दैट आर यूज्ड टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। वो कौन कौन से हैं? वो कहते हैं इनफैक्ट समटाइम्स साइंटिस्ट आल्सो यूज द अदर वेज टू फॉर्म हाइपोथेसिस व्हिच मे इंक्लूड, कि बाज़ को साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन 2 के अलावा, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के अलावा दूसरे तरीकों को भी हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इंट्यूशन और इमेजिनेशन, कि किसी चीज को देखा, उसके बारे में कोई चीज अपने जहन के अंदर इमेजिन की, ठीक है, तो उसकी बुनियाद पर क्या किया, ऑब्जर्वेशन को एक मतलब कि एक स्टेटमेंट के अंदर लेकर आए और हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि खूबसूरती की बुनियाद पर, खूबसूरती को प्रेफरेंस देकर कोई हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया। देन हमारे पास तीसरे नंबर पर है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडिया, कि किसी चीज को देखा और उसका रिलीजियस और जो फिलोसफिकल आइडिया था उसको, उसके मुताबिक, उसकी बुनियाद पर क्या किया, एक हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेस, कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ कंपेयर करके, ठीक है, उनकी एनालॉजी को निकाल करके क्या जाता है, एक स्टेटमेंट क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो कंपैरिजन करके, एनालॉजी करके दूसरे प्रोसेस के साथ, ठीक है, मतलब एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ कंपेयर करके उनमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को देखकर भी एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिया जाता है, एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दी जाती है, जो कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है उसकी ऑब्जर्वेशन की। लास्ट में हमारे पास नंबर 5 पे डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, कि हम किसी और चीज को
तलाश कर रहे थे, एक्सीडेंटली क्या हुआ, कोई और चीज हमें मिल गई, उससे भी हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन वेज हैं वो दो हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। और इसके बाद जो साइंटिस्ट इन वेज के अलावा और भी हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास इंट्यूशन और इमेजिनेशन। एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती, और रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, ठीक है, अपनी फिलोसफी की बुनियाद पर, अपने नजरिए की बुनियाद पर कोई हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिया, ठीक है, रिलीजियस बुनियाद पर क्रिएट कर दिया, एंड कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कंपेयर करके लास्ट में हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग बाय लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, कि हम तलाश कुछ कर रहे थे, मिल कुछ गया, तो हमने उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर भी हाइपोथेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहते हैं these ways can also sometimes form basis for scientific hypothesis। ये जो 5 हमने वेज पढ़े हैं, ये भी बात को क्या कहते हैं, साइंटिफिक हाइपोथेसिस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाइपोथेसिस एज यू ऑलरेडी नो आर सब्जेक्टेड टू द रिगरस टेस्टिंग। अब हमने पहले पढ़ा था, ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होती, तो इस पर मजीद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। रिगरस टेस्टिंग का मतलब उसे फिर एक्सपेरिमेंटल सीरीज से गुजारा जाता है, ताकि पता चल सके कि जो हमने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस क्रिएट किया वो सही है या गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि पहला मतलब कि मोस्ट कॉमन वे में से एक वे है जिसके जरिए हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं। अब डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर होगा वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा, कि उसने जनरली चीजों को ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं उसने जो अजम्पशन निकाली, ठीक है, जो उसने प्रिंसिपल निकाला, उस जनरल प्रिंसिपल को वो किसी खास चीज पर क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा। इसलिए वो कहता है कि डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक। एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे तो और समझ आ जाएगी। अब वो कहता है कि इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल और अजम्पशन, कि जनरल प्रिंसिपल या अजम्पशन में से हम क्या कर लेते हैं, स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कि हमने जनरल बात करके किसी खास चीज को क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल और अजम्पशन। एग्जांपल पढ़ेंगे। अब वो कहते हैं कि डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इफ देन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू फ्रेम द टेस्टेबल हाइपोथेसिस। वो कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक के अंदर हम ये दो वर्ड आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, इफ और देन, ठीक है, किसी भी हाइपोथेसिस को फ्रेम करने के लिए, किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, ठीक, राइट हो गया। इफ देन का इस्तेमाल किए जाते हैं आमतौर पर। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है, पहले हमारी एजम्पशन थी, ठीक है, पहला हमारा मतलब कि एक सोच थी कि तमाम बर्ड्स के क्या है, विंग्स, पर होते हैं। ये एक जनरल बात है कि तमाम जितने भी बर्ड्स हैं उनके क्या विंग्स हैं, एंड स्पैरोज आर बर्ड, और जो चिड़ियां हैं स्पैरोज हैं वो भी क्या बर्ड्स हैं। ये प्रीमाइज टू दूसरी एजम्पशन थी हमारी। देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स, फिर हमने नतीजा निकाला कि स्पैरोज के भी क्या होने चाहिए, विंग्स, क्योंकि स्पैरोज भी क्या बर्ड्स। हमने पहले जनरल बात की कि बर्ड तमाम परिंदों के क्या होते हैं, पर होते हैं। फिर हमने एक स्पेसिफिक बात कर डाली कि चिड़ियों के भी क्या होते हैं, पर होते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, परिंदे हैं, ठीक है। तो हमने तमाम बर्ड की बात करके एक स्पेसिफिक स्पैरो को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, राइट हो गया। तो जनरल से हम किसकी तरफ है, स्पेसिफिक चीज की तरफ है। तो इस लॉजिक को, इसको हम नाम देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग का, जो कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर इफ देन इस्तेमाल होता है ताकि टेस्टेबल हाइपोथेसिस को हम फ्रेम कर सकें। दूसरी एग्जांपल है, इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस के लिए अगर तमाम ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत है, ठीक है, ये हमने जनरल बात की, ठीक है। देन एनी ग्रीन प्लांट, फिर हम जनरल से स्पेसिफिक किसी एक प्लांट की तरफ आ रहे हैं। Then any green plant when placed in dark would not synthesize glucose, the end product of photosynthesis। कि फिर अगर किसी भी ग्रीन प्लांट, किसी एक ग्रीन प्लांट को हम अंधेरे के अंदर रखते हैं जहाँ रोशनी ना पहुंच रही हो, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जिसके नतीजे में ग्लूकोज, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं बनेगा। तो हमने तमाम ग्रीन प्लांट्स की बात की, जनरल की, फिर उस जनरल से हम किसकी तरफ है, किसी एक स्पेसिफिक ग्रीन प्लांट की तरफ है, ठीक है। तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हम नाम दे रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग का, राइट हो गया। इसलिए वो कहता है डिडक्टिव रीजनिंग का टाइप ऑफ लॉजिक, ये वो रीजनिंग है जिसके अंदर वन गोज फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू द स्पेसिफिक इंस्टेंटिशियस स्टेटमेंट, कि जनरल बात से हम स्पेसिफिक बात की तरफ जाते हैं, तमाम चीजों की बात करके किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं। द क्लासिक एग्जांपल क्या है, वो कहते हैं ऑल मैन आर मोर्टल। अब वो जो कहते हैं जितने भी इंसान होते हैं वो मोर्टल होते हैं, ये मेजर प्रीमाइज है, ठीक है। पहला हमारा मतलब कि ऑब्जर्वेशन है। वो कहते हैं सोक्राटेस भी किसी इंसान का नाम है, ठीक है, इज अ मैन, तो ये माइनर प्रीमाइस है, ठीक है। ये दूसरी हमारी एग्जम्पशन है, देयरफॉर सोक्राटेस इज मोर्टल, ठीक है। अब वो कहता है कि ये क्या थी, हमने तमाम इंसानों की बात करके किसी एक इंसान की बात कर डाली, कि जनरल से हम किसकी तरफ आ गए, स्पेसिफिक की तरफ आ गए, ठीक है।
तो इसीलिए हम इसे नाम दे रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग का। नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में डिडक्टिव रीजनिंग से उलट है, वहां हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते थे। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग इज अ रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल, कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग में देखें तो हमें हर चीज को क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑब्जर्व करने के बाद किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर उसे लाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, किसी एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज को, उससे जो हमें अजम्पशन मिलती है, जो हम एक प्रिंसिपल निकालते हैं, उस प्रिंसिपल को फिट कर देते हैं तमाम चीजों पर, ठीक है। तो टाइम किस में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिडक्टिव में ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें हम हर चीज को जनरल में हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक स्पेसिफिक चीज पर आते हैं। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, टाइम को कंजर्व किया जाता है, टाइम बचाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम जनरल की तरफ चले जाते हैं, तमाम की तरफ उस प्रिंसिपल को फिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, के स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम चलते हैं और लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्पेसिफिक प्रिंसिपल से जनरल प्रिंसिपल बना लेते हैं, राइट हो गया। अब इसकी जो एग्जांपल है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, इफ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स, अगर हमें ये पता है कि स्पैरोज क्या है, ये स्पैरो एक स्पेसिफिक बर्ड है, ठीक है, उसकी क्या विंग्स हैं, एंड और बर्ड्स, और स्पैरोज क्या है, बर्ड्स भी हैं। एंड वी नो दैट ईगल, पैरेट, हॉक एंड क्राउ आर बर्ड्स, अब ये भी पता है कि ईगल, पैरेट, हॉक हो गया, क्राउ हो गया, कौवा हो गया, ये सारे के सारे की क्या बर्ड्स हैं। अब हमने कहा कि स्पैरो के पर हैं और वो क्या बर्ड है, तो जितने भी बाकी बर्ड्स होंगे उनके भी क्या होंगे, विंग्स। देन वी कैन इंड्यूस या कंक्लूड दैट, ड्रा कंक्लूजन निकाला दैट ऑल द बर्ड्स हैव द विंग, तमाम परिंदों के क्या होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए। तो अब हमने किसको ऑब्जर्व किया, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पैरो को ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि वो बर्ड है, उसके विंग्स हैं, तो बाकी बर्ड्स के भी क्या होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए। तो हमने स्पेसिफिक से क्या किसकी तरफ है, जनरल की तरफ है। हमें सिर्फ स्पैरो को ऑब्जर्व करना पड़ा, तमाम परिंदों को ऑब्जर्व नहीं करना पड़ा। तो इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो आमतौर पर कौन सी रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं, टाइम बचाने के लिए इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं द साइंस आल्सो देयरफॉर यूज इंडक्टिव रीजनिंग टू जनरलाइज फ्रॉम द स्पेसिफिक इवेंट, कि किसी स्पेसिफिक इवेंट से किसी चीज को जनरलाइज करने के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंडक्टिव मेथड को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट, कि जब हाइपोथेसिस बन जाता है, ठीक है, हाइपोथेसिस को फ्रेम कर दिया जाता है, टेस्टेबल हाइपोथेसिस को, तो फिर ये देखना पड़ता है कि वो जो हाइपोथेसिस बनाया ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, वो सही है या गलत है। तो सही या गलत का फैसला कौन करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, टेस्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इंक्रीजेस साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट फाल्सिफाइड, कि हाइपोथेसिस को रिपीटेड एक्सपोजर मतलब कि उसे बार बार उससे टेस्ट में से गुजारा जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ताकि वो कहता है कि टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन, ताकि उस हाइपोथेसिस को वो क्या कर सकें, फाल्सिफाई का मतलब है कि उसे गलत साबित कर सकें। अगर वो कहता है कि रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इंक्रीजेस साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट फाल्सिफाइड, कि 1000 कोशिश कर लें, 1000 एक्सपेरिमेंट कर लें हाइपोथेसिस को गलत साबित करने के लिए, अगर वो फाल्सिफाइड नहीं होता तो उस पर जो साइंटिस्ट जिसने हाइपोथेसिस बनाया, तो उसका कॉन्फिडेंस उस हाइपोथेसिस पर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि मेरा हाइपोथेसिस क्या सही है। एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फाल्सिफाइड, कि ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाता है और फिर भी वो फाल्सिफाई नहीं होता, इज कंसीडर्ड वेल सपोर्टेड एंड इज जनरली एक्सेप्टेड, उसे वेल सपोर्टेड अच्छा माना जाता है, उसको सपोर्ट की जाती है और उसे सही मान लिया जाता है, उसे आमतौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो गलत साबित नहीं हो रहा आफ्टर द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट आर डन ऑन दिस हाइपोथेसिस। इसके बाद हमारे पास है दिस में बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, और जो हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है, ठीक है, करेक्ट साबित हो जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है मजीद हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए, फार्मुलेट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है थ्योरी, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट से गुजरा हुआ जो हाइपोथेसिस था, ठीक है, कई बार उसे एक्सपेरिमेंट्स के छलनी से गुजारा, ठीक है, फिर भी वो टेस्ट होने के बाद भी वो सही साबित हुआ, तो फिर वो हाइपोथेसिस से शिफ्ट हो जाता है थ्योरी की तरफ। अब वो कहता है कि ये हमारे पास थ्योरी क्या है, a series of hypotheses supported by the result of many tests is called a theory। हाइपोथेसिस को जब बार बार टेस्ट में से गुजारा जाता है, अगर वो सही साबित हो जाते हैं, फाल्सिफाइड नहीं होते, तो फिर वो क्या कहलाता है, थ्योरी कहलाता है। उसी हाइपोथेसिस को हम क्या नाम देते हैं, थ्योरी का नाम देते हैं। अब वो कहते हैं गुड थ्योरी इज प्रिडिक्टिव एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, कि वो जो हाइपोथेसिस अब जो थ्योरी के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, उस थ्योरी के अंदर एक पावर मौजूद है, प्रिडिक्टिव पावर मौजूद है, ठीक है। इससे मजीद हाइपोथेसिस क्रिएट हो सकती हैं थ्योरी से, और इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेटरी पावर भी है, कि वो चीज को एक्सप्लेन भी कर सकती है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसकी जो एक्सप्लेनेशन, जो आंसर होते हैं, आमतौर पर थ्योरी के अंदर मौजूद होता है।
इसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड थ्योरी इज दैट इट में सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। कि जो सबसे अहम जो फीचर है गुड थ्योरी का वो ये है कि वो उससे मजीद हम नए हाइपोथेसिस मुख्तलिफ हाइपोथेसिस बना सकते हैं, क्योंकि वो अब क्या हो चुका है, सही साबित हो चुका है, तो हम दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी जा सकते हैं, मजीद हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर सकते हैं। अ थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड द प्रोडक्टिव। तो इस तरह की थ्योरी को हम क्या नाम देते हैं, जो गुड थ्योरी हो जिसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर हो, प्रिडिक्टिव हो, उससे मजीद हाइपोथेसिस बना सके, तो ऐसी थ्योरी क्या कहलाती है, प्रोडक्टिव थ्योरी। तो आमतौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी। तो गुड थ्योरी इज प्रिडिक्टिव, हैज एन एक्सप्लेनेटरी पावर, प्रिडिक्टिव भी होती है, ठीक है, हम आगे प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं और भी रिजल्ट ले सकते हैं उससे, और एक्सप्लेनेशन भी उसके अंदर मौजूद होती है, और सबसे अहम बात यह है कि उससे हम मजीद नए हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो इस तरह की थ्योरी को हम नाम देते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी का। अब कहते हैं हाउएवर, अब इसके बाद वो कहते हैं इवन इन द केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी द टेस्टिंग गोज ऑन। अब ऐसा नहीं है कि अब जो एक्सपेरिमेंट था या टेस्ट था वो खत्म हो गया, इसके बाद भी दूसरे साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करें। इसी तरह इसलिए वो उस प्रोडक्टिव थ्योरी पर भी मजीद बार बार क्या करते हैं, टेस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। However, in the case of productive theory, the testing goes on. In fact, many scientists take it as a challenge and exert even greater effort to disprove the theory. कि बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस चैलेंज के तौर पर लेते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी को, और अपनी तमाम कोशिश उस पर लगा देते हैं उस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए। अब वो कहते हैं कि अगर ये थ्योरी गलत साबित नहीं होती तो फिर वो क्या बन जाती है, वो जी बन जाती है साइंटिफिक लॉ। कि अब साइंटिस्ट ने जान मार ली, ठीक है, उस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कर सके, उस थ्योरी को गलत साबित नहीं कर पाए, तो अब वो क्या बन जाएगा, साइंटिफिक लॉ बन जाएगा, बायोलॉजिकल लॉ बन जाएगा। राइट हो गया। वो कहते हैं इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स द स्केप्टिकल अप्रोच, वो कहते हैं अगर इस स्केप्टिकल अप्रोच मतलब कि जो साइंटिस्ट ने उसे चैलेंज के तौर पर लिया था, उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, अगर उससे वो सर्वाइव कर जाते, गलत साबित नहीं होती, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड विद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं, तो वो जो थ्योरी होती है इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ, तो वो क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ बन जाती है। अब कहते हैं साइंटिफिक लॉ यूनिफॉर्म, वो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म यूनिवर्सल होता है, ठीक है, हर चीज पर इंप्लीमेंट कर सकती हैं, ठीक है, और अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर, या कांस्टेंट फैक्ट होते हैं नेचर का, इट इज वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी, ये वो थ्योरी होती है जिसे कभी भी नहीं झुटलाया जा सकता, ठीक है। तो साइंटिफिक, व्हाट इज साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ये हकीकत मतलब कि हकीकत का बहुत बड़ा सच होता है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता, चाहे मजीद जितने भी उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर लिए जाएं, तो ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है। तो बायोलॉजी शॉर्ट, इररिफ्यूटेबल का मतलब जिसे झुटलाया ना जा सके। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज, अब बायोलॉजी के अंदर जो लॉज है वो बहुत कम है, क्यों, बिकॉज ऑफ द इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ की इलूसिव नेचर की वजह से अभी बहुत सारे राज पोशीदा हैं, ठीक है, एवोल्यूशन आ रही है, लाइफ चेंज हो रही है, तो इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ की वजह से बायोलॉजी के अंदर लॉज क्या है, बहुत ही कम है, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फिट आते हैं। अब इसके बाद है कि एग्जांपल कौन सी, हार्डी-वेनबर्ग लॉ, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, हम सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। तो ये क्या लॉज हैं, ठीक है, जो तमाम मतलब के यूनिवर्सल फैक्ट हैं, ठीक है, ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी हैं जिन्हें हम झुटला नहीं सकते, बल्कि ये कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है। अब इसके बाद वो कहता है कि लॉज आर इवन मोर जनरल देन द थ्योरीज, लॉज के होते ज्यादा जनरल होते हैं थ्योरी से, थ्योरी स्पेसिफिक होती है एज कंपेयर टू लॉ, ठीक है, लॉज के होते ज्यादा जनरल होते हैं, क्योंकि लॉज के अंदर वो तमाम क्वेश्चन होती हैं, ठीक है, जो कोई भी बायोलॉजिस्ट या कोई भी पर्सन उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, पूछना चाहता है, ठीक है, कि लॉज आर इवन मोर जनरल देन थ्योरीज एंड अफोर्ड आंसर्स टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और वो मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक उसके जो आंसर होते हैं वो लॉज के अंदर मौजूद होते हैं। देयरफॉर देयर आर रिलेटिवली फ्यू लॉज इन बायोलॉजी, इस यही वजह है कि बायोलॉजी के अंदर जो लॉज है वो बहुत ही कम है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजिकल मेथड को कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए, हम इंशाल्लाह आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।